बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आदाब। कर्नाटक के इलेक्शंस हो चुके हैं। कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त चली 8 मई तक। 10 मई तक हमने देखा कि जहाँ पर वोटिंग भी कंप्लीट हुई, लेकिन 13 तारीख को जो रिज़ल्ट्स आए, वैसे तो आप तक खबर पहुँची है। जो फुल डिटेल्स हैं या रिज़ल्ट्स जो आए वो डिटेल्स आपके सामने किसी न किसी चैनल के थ्रू, किसी न किसी मीडियम के थ्रू पहुँचे ही। लेकिन चंद इम्पॉर्टेंट बातें, बहुत सारे लोग कुछ सवालात पूछ रहे थे और कह रहे थे एक छोटा सा वीडियो बनाएं, इस पर बात करें। तो मैंने भी मुनासिब समझा कि कुछ आपके सवाल, कुछ आपकी तजावीज़ या कुछ बातें जो आपको बताना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे मामलात हैं जो 13 मई का दिन एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्लैक डे के तौर पर साबित हुआ। रियासती सतह पर यानी स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका निचोड़ निकालना होता है, मसाइल का हल तलाशना होता है, फिर जाकर आवाम के सामने वो मुद्दे न सिर्फ रखने होते हैं, उनको ऐसे भुनाना, कूट कूट कर काजू बादाम की तरह पीस कर आपको लोगों के माइंड में उनको डालना है, बताना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और जो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, जो रणनीतिकार हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं या पार्टीज़ के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो सारी सूरत हाल का जब मुशाहिदा करते हैं तो आज वो ये मानते हैं कि वो सारी चीज़ें बीजेपी नहीं कर सकी जो कांग्रेस ने किया। फ़र्क दोनों में साफ था। हुआ क्या, मैं जल्दी से रिजल्ट्स आपके सामने रखूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी आप जाएंगे तो डिटेल्स मुकम्मल वहां पर आपको मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी को इबरतनाक शिकस्त मिली। इबरतनाक मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर वो यहां से कुछ सबक नहीं सीखती तो फिर मुश्किलात 2024 से पहले आएंगी। कर्नाटक के अंदर 136 सीटें, 224 टोटल हैं, जिनमें से 136 कांग्रेस ने जीत ली, 65 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और जेडीएस जो जनता दल सेक्युलर है उसने 16 और बाकी जो पार्टी थी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनने 4 सीटें अपने नाम की। तो ये सारी सूरत हाल रही है भाई साहब। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क ये रहा कि 5 वायदे जो कांग्रेस की जानिब से किए गए और कहा गया कि अब जब पहली मीटिंग होगी सरकार बनने के बाद ही, तो पहली ही मीटिंग में ये तय हो जाएगा, पहली कैबिनेट मीटिंग जो है, काबीना का जो इजलास है, उसमें ये 5 के 5 फैसले जो हैं वो कर दिए जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम है, फ्री बसेस में यात्रा करवाना महिलाओं को, बच्चियों को, वो सारा सिलसिला, फिर 10 किलो चावल देना गरीबों को, वो जो स्कीम्स लाने की बात कही गई है। इसी तरीके से कुल मिलाकर ये 5 वायदे हैं, उस पर बात की गई। जनता के मुद्दों को उस तक पहुंचाने का कांग्रेस का दावा है कि हमने सही तरीके से पहुंचाया, लेकिन वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी। बीजेपी ने क्या किया कि वहाँ पर जो उस पर इल्ज़ामात भी लगे कि उसने कम्युनलिज़म का जो कार्ड खेला, मज़हब की सियासत की, बजरंगबली के नाम पर सियासत की, ख़ुद प्रधानमंत्री ने नारा लगाया, उसके बाद उनके लीडर्स ने कि बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबा दीजिए, जब लोगों ने बटन दबाया लेकिन काम नहीं हुआ। इबरतनाक शिकस्त, इसे बार बार कहना, दोहराना, क्या सही क्या गलत, कुछ लोग पूछ रहे थे। और ये सही इन मायनों में है क्योंकि बीजेपी ने बुनियादी मसाइल से हटकर, जैसे कांग्रेस को आपने देखा होगा कि उसने ये नहीं कहा कि अडानी का मुद्दा यहाँ पर है, चोर हैं ये, इस तरीके की कोई बात वहाँ पर नहीं उठाई, या पीएम को लेकर कोई बात नहीं की। उसने वहाँ पर मुद्दा जो लोगों को सूट करता था, एक सिलेंडर, उसको उठाया, पूजा की कि सिलेंडर महंगा हो गया, सस्ता कीजिएगा। हर किसी की परेशानियाँ, हर किसी के घर का बजट बनता है, रसोई का बजट बनता है, तो उसमें सिलेंडर जो है टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है, जो काफ़ी महंगा इस वक्त है, 1100 के पार हो चुका है। एक वो। दूसरी जो सबसे बड़ी कांग्रेस की कारकर्दगी या उसकी परफॉर्मेंस जो जब आप रेट करेंगे तो उसमें एक चीज़ और भी कैंपेन का हिस्सा रही है, वो है 40% करप्शन वाली सरकार। ये नारा मुसलसल वो देती आई है कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक के साथ चूँकि हैदराबाद का एक एरिया लगता है, कोस्टल कर्नाटका का जो हिस्सा है, बीजेपी की काफ़ी पकड़ वहाँ मानी जाती थी, वहाँ उसे काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बेंगलुरु में ऑल्दो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। प्राइम मिनिस्टर ने रैलियाँ की, 20 से ज़्यादा रैलियाँ, रोड शोज़ हुए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन काम शायद एक भी नहीं आई। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दीगर कई बड़े लीडरान जो स्टार कैंपेनर्स अलग अलग जगहों पर आपको लोकसभा के अंदर और असेंबली इलेक्शंस में नजर आते हैं, वो तमाम लोग उतार दिए गए थे, लेकिन वो भी काम नहीं आए। अब बुनियादी वजह हारने की जो हमारी समझ में आती है कि बोमई सरकार को 40% करप्शन वाली सरकार का नारा दिया कांग्रेस ने और उस पर काम करना शुरू कर दिया। लोगों के बीच में जाकर उतरे, कहा कि भाई साहब ये मसला है, करप्शन वाली सरकार है, तो हमने इन मुद्दों को उठाकर वोट मांगने हैं। वो मांगे उन्होंने, लेकिन बोमई को बीजेपी डिफेंड करने में इस एतबार से नाकाम रही कि कम से कम वो उस पर जवाब देती। आपको याद होगा कि 2019 इलेक्शन में 2019-20 में लगा एक नारा लगा कि चौकीदार चोर है, पीएम पर, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे गए तो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने इस नारे का जवाब दिया और पूरी बीजेपी काडर जो है वो सड़कों पर उतर आया, प्रोटेस्ट हुए, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स चेंज कर दी गई, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ नाम से जो है वो कैंपेन चलाई गई। और उस नारे को छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए और लोगों में जाकर उनकी भावनाओं को, जज्बात को, एहसासात को समझने के लिए बीजेपी ने क्या कहा कि हम जाकर सड़कों पर उतरेंगे। पीएम ने जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर कहा कि आप स्वस्थ रहिए, आश्वस्त रहिए, यही चौकीदार आपको बचाएगा, आपका काम करेगा। वो नारा काम कर गया। वैसा ही नारा था बोमई सरकार को लेकर, 40% करप्शन वाली सरकार। लेकिन इस नारे पर खेलने में नाकाम साबित हुई बीजेपी। उसने कहीं इस पर बात ही नहीं की। फिर वही मसला हिजाब वाला, वही मसला हलाल वाला, वही मसला मुसलमान हिंदू लिंगायत को वो जो है उन्हें क्या कहते हैं, अपना रिजर्वेशन देने की बात, उनको स्पेशल कैटेगरी में लाने की बात, ये सारा सिलसिला हमने देखा, ये चला, लेकिन काम कुछ भी नहीं आया। बाज़ मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि बीजेपी हिंदी बेल्ट के अंदर, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी, बिहार, इस बेल्ट के अंदर इस तरह के नारों से या राम का नारा लगाकर, राम मंदिर की बात करके, मज़हब का हिंदू मुस्लिम को तकसीम करके इस तरह के नारे जब देती है तो वो कामयाब होती है। लेकिन उस कोस्टल रीजन के अंदर या सदर्न पार्ट्स के अंदर वहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो जानते हैं कि बुनियादी मुद्दे क्या हैं। वो रिलीजियस कार्ड खेलने से जो है हमेशा बाज रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि 136 सीटें कांग्रेस जीत गई है। अब शिकस्त का पैमाना देखिएगा, 12 वज़ीर जो मिनिस्टर्स थे, अभी कल तक मिनिस्टर्स थे, प्रोटोकॉल था, हॉस्पिटैलिटी थी, एक कार्डर था, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, कमांडोज दाएं बाएं चलते थे, 12 के 12 मिनिस्टर्स जो हैं हार गए हैं। ये उस कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी थे जहां पर बोमोई यानी जो वज़ीर आला थे, वहां के चीफ मिनिस्टर थे, दावा कर रहे थे कि हम अकेले सरकार बनाएंगे। और फिर ये हुआ कि वो एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने हिजाब पर बैन भी लगाया था कॉलेजेस में, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सुननी पड़ रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पर आप देखेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सोशल मीडिया की जंग ये सब चलती रहेगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के नाम पर वोट जो है ली है, लेकिन बाद में चीज़ों को छुपाने की कोशिश की। ये भी एक इल्ज़ाम है और हमने देखा कि इस तरह का सिलसिला चल रहा है। बीजेपी अब सारी चीज़ें जो है वो स्टेट लेवल पर कह रही है खामियां हैं। खामियां थी तो पहले दूर कर लेते, वो एक मसला था। लेकिन इस शिकस्त से एक 2024 की पिक्चर भी थोड़ी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि लोगों का माइंडसेट क्या है। गरीबी का आप नारा देंगे, गरीबों पर बात करेंगे, बेसिक इश्यूज़ को उठाएंगे, बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, तो आप जीत जाएंगे, जो कांग्रेस ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है, वो यहाँ पर इसलिए फेल नज़र आई कि शायद उसे भी लगा कि जो बाकी स्टेट्स के अंदर, बिहार, यूपी के अंदर वो राम मंदिर का मुद्दा उठाकर, ये इश्यूज़ उठाकर बात कर लेगी, कांग्रेस को करप्ट कहकर, चोर कहकर, टेररिज्म के सपोर्टर कहकर शायद वो कामयाबी हासिल करेंगे। वो नहीं हुआ। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि बीजेपी की ग्रिप बहुत मजबूत है, टाइट है, और अभी 2024 के इंतखाबात सिर पर हैं, तो जनरल इलेक्शन से पहले किसी तरह की कोई बड़ी बात बीजेपी भी चाहती है बच कर रहें, कोई उल्टी सीधी बात ना हो। लेकिन जहाँ तक बात अवामी मसाइल की है, मुद्दों की है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हमेशा अवाम मुबारकबादी की मुस्तहिक होती है। जो कर्नाटक की आवाम ने कर दिखाया, उन्होंने सारी चीज़ों से हटकर कहा, भाई साहब हमारा जो बेसिक मसला है महंगाई का, बेरोज़गारी का, हेल्थ इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के मामलात हैं, वो हम आप ठीक कर दीजिएगा, हम आपको उसके बदले वोट देंगे। तो ये सारा सिलसिला चला है। लेकिन ओवरऑल कर्नाटक के अंदर ज़बरदस्त शिकस्त मुँह की खानी पड़ी है उन लोगों को भी जो कल तक आवाम को कह रहे थे कि हम सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे।
अगर हमारे हाथ से ये स्टेट चली गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जेडीएस, जनता दल सेक्युलर, डी कुमार स्वामी जो कि किंग मेकर के तौर पर रहे हैं, यानी 113 सीटें 224 में चाहिए सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस तो अकेली 136 ले गई। बीजेपी अगर जेडीएस की 16 भी ऐड कर ले तब भी उसकी 80-82 सीटें बनती हैं, तो वो आंकड़ा वहाँ पहुँचता ही नहीं दूर दूर तक। दैट मीन्स कि किंग मेकर का सपना भी चूर हुआ। वो ना एक के काम आ सकती है ना दूसरे के काम आ सकती है। लेकिन अब आर सिद्धारमैया या फिर उनके जो साथी हैं डी शिव कुमार, क्या वो चीफ मिनिस्टर होंगे, इस पर फैसला होने वाला है। आला कमान पर चीज़ें छोड़ दी गई हैं, 3 ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं। खड़गे कांग्रेस के जो सदर हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। शायद आज दिन में मामलात या कल तक फाइनल हो जाएं चीज़ें, नाम अब अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन बताना ये था कि बेसिक मुद्दों से आप हटेंगे तो आप शिकस्त का सामना करेंगे, जो हुआ। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है, उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह दलील है कि आप काम करेंगे तो ठीक, 370 की हवा में बातें करेंगे कुछ नहीं होगा ना। पब्लिक को डायरेक्टली इससे कोई फ़ायदा, रोज़गार, महंगाई, इन मामलों को आप उठाएंगे, इन पर बात करेंगे, इक्तिसादी बदहाली से लोगों को निकालेंगे, लोगों को घर तक पानी पहुंचेगा, बिजली 24 घंटे नहीं कम से कम 18-20 घंटे मिलेगी क्योंकि वो पैसा काफ़ी पे करते हैं। मुलाजमीन के मसाइल हैं, लोग सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर हैं। बेरोज़गारी में जम्मू कश्मीर टॉप 5 में है, 20-22% इस वक्त बेरोज़गारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, क्राइम रेशो पर जा रही है, चोरी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, वो भी क्राइम में आप ऐड करें। बेटा उठकर माँ को मार देता है, भाई या दोस्त एक दूसरे को चाकू मार देते हैं। इन सारे बेसिक इश्यूज़ पे बात करके, इन मसाइल का हल तलाश करके और मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर पर जो बात करेगा उसको वोट दीजिएगा भी, देना भी चाहिए, वो डिज़र्व करता है। जो इधर उधर की बातें करेगा उसको आप यही सबक चुटकी भर में समझाइएगा कि जो कर्नाटक की आवाम ने उन लोगों को लाया जिन पर वो भरोसा, यकीन, एतमाद करते हैं, जो मानते हैं कि हमारे घर तक राशन, खाना, पानी, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो देंगे, मंशियात से बाहर बच्चों को निकालेंगे, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये सारा सिलसिला है। बहरहाल सियासत है, कुछ भी हो सकता है, मगर बड़ी बड़ी बातें करने से बजाय छोटे छोटे इश्यूज़ पे अगर चीज़ें डिस्कस हो तो एक खुली किताब की तरह या एक मिरर की तरह जम्मू कश्मीर के सामने भी ये रिजल्ट्स हैं। होप सो चीज़ें आप करेंगे। मज़हब के नाम पे, बरादरी के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर, तकसीमकारी के नाम पर आप वोट मांगेंगे। बरादरियों को तकसीम करके, जम्मू और कश्मीर करके, कश्मीर और लद्दाख करके, नॉर्थ और साउथ करके, डोगरा और कश्मीरी करके, पुंछ और राजौरी करके, डोडा और किश्तवाड़ करके, या फिर आप सेंट्रल कश्मीर और साउथ या नॉर्थ कश्मीर करके आप वोट मांगेंगे, तो फिर उन लीडरान को जूते ही पड़ने हैं, जैसा कर्नाटका के अंदर उन सभी लोगों के साथ हुआ, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी को, जो ये उल्टे सीधे बातें करते थे। बहरहाल आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, आपको अपडेट देंगे। बहरहाल जो अभी तक फ़िलहाल चीज़ें थी, सबक आमोज़ रिजल्ट्स हैं। और बीजेपी के लिए भी, बाकी सारे भी, अब मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर इसी साल इलेक्शंस हैं, तो होप्स हो कि वहाँ पर भी, चूँकि इलिटरेट लोग बहुत ज़्यादा हैं, इलिटरेसी काफ़ी रेशो ऊपर गई है, तो शायद वो लोग भी समझ जाएं, उनको भी लगे कि कर्नाटका की तरह हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम भी बेसिक इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। होप सो चीज़ें अच्छी हों, दुरुस्त हों, आप भी बात करें, हम सब मिलें और आने वाले दिनों में और भी बेहतर चीज़ें हों। थैंक यू।